हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना टिकलिंग टीचर अजय सर। आपका हिंदी का पेपर तो हो गया और अब बारी है सोशल साइंस की। सोशल साइंस के लिए भी हम लेकर आ रहे हैं एक सीरीज जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, ये बार बार पिछले 5 से 7 सालों के एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं। और मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने सालों भर पढ़ाई की है, ठीक है, आपके मेहनत की मैं कदर करता हूँ, पर आप इस वीडियो को भी ज़रूर देख कर जाएँ। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो हम इधर-उधर की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे और हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और चलते हैं वीडियो में। चलिए। तो हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगेगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये बात मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। हमारा जो पहला सेक्शन होने वाला है वो हिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है। इसमें से हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट किए क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए आंसर हमने यहाँ पर पहले ही मेंशन किया हुआ है कि भैया कौन कौन है वो, मैथ्सिनी, कि मैथ्सिनी ने किया था। लेकिन जानने वाली बातें हैं, ऐसे क्या याद रह जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा चीजें जानेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, ताकि हमें ये चीजें याद रखने में आसानी हो सके। तो इसकी स्थापना मैथ्सिनी ने 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना और साथ ही साथ इटली में गणतंत्र स्थापित करना। ध्यान रखेंगे क्यों किया गया था यंग इटली इटली का स्थापना, वहां पर एकीकरण लाना और साथ ही साथ गणतंत्र की स्थापना करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। चलिए हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है, पूरे भारतीय के लिए, सभी के लिए। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। साथ ही साथ क्यों हुआ था, इसके पीछे एक कारण है। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, एक नाम याद रखेंगे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दो नाम याद रखेंगे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे और शांति वाले तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। पर यहाँ पर क्या किया गया था, जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी, जो कि आज तक के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड माना गया है। और ऑन रिकॉर्ड यही सबसे बड़ा हत्याकांड है। खैर चलिए, ये बहुत ही बड़ा काला दिन था हमारे इतिहास में। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। अब इसमें क्या है ना, कि यह पुस्तक सबसे पहले तो ये कब हुई थी? ये लिखी गई थी 1909 में, ठीक है। और इसे लिखे कौन थे? महात्मा गांधी लिखे थे। साथ ही साथ इसमें बताया गया था कि ब्रिटिश शासन जो है ये भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर भारत में ब्रिटिश शासन यहाँ राज कर रहा है तो उसके पीछे भारतीयों का ही सहयोग है, और इसी वजह से यहाँ इतने अच्छे से चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में महात्मा गांधी ने इस किताब के अंदर बताया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? सबसे पहले समझेंगे चौरी चौरा क्या है। तो चौरी चौरा एक जगह का नाम है, और ये इसलिए फेमस है ना, क्योंकि महात्मा गांधी देखिए अहिंसावादी व्यक्ति है। और अहिंसावादी व्यक्ति होने के नाते इन्होंने अपना क्या, ये असहयोग आंदोलन, ये वाला, ठीक है, असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जिसमें जो भीड़ था इनके साथ वो उग्र हो गई। और क्या किया, चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस चौकी को ही आग लगा दिया, और उसके अंदर क्या, लगभग 22, जो जानकारी है उसके अनुसार 22 लोग, उसके अंदर जो 22 पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जल गए थे। तो ये अहिंसा के पुजारी के लिए बहुत बड़ा बात था, ठीक है। तो उन्होंने उसी वक्त उस आंदोलन को वहां से क्या किया, वो उसे बंद कर देते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? देखिए शुरू हुआ था ये 1914 में। अगर खत्म होने का पूछा जाए तो 1918। और कब से कब तक चला था बोले तो 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। इसमें विश्व के ज्यादातर देश क्या हो गए थे, दो गुटों में बट गए थे और आपस में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 है, रिंडर पेस्ट क्या था? ठीक है, रिंडर पेस्ट क्या था? एक पशु बीमारी है, ठीक है, एक बीमारी है जो कि पशुओं में होता है। और तो ये क्या है, एक पशु बीमारी है, तो जानवरों को होने वाली एक बीमारी है। और ये कहाँ पर फैला था? ये फैला था अफ्रीका में। और वहां की पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई थी इससे, ठीक है। और कब फैला था? तो 1890 के दशक में ये फैला था वहां। ध्यान रखेंगे इन बातों का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिपलिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। ठीक है, जेम्स हरग्रीव्स ने। और कब किया था? तो 1764 में किया था। याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपको किसी और क्वेश्चन के आंसर को करते वक्त इन चीजों की जरूरत पड़ जाए, तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे। और इस मशीन ने क्या कर दिया था ना, ये कटाई का जो स्पीड था उसे बहुत बढ़ा दिया था, और इसमें लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं था। जिस वजह से किसानों ने, लोगों ने क्या किया था, इसके विरुद्ध आंदोलन किया था। महिलाओं ने तो इस पर हमला तक कर दिया था। सभी इसको विरोध में थे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो गए थे इससे, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। ठीक, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये हुई थी बम्बई। अब बम्बई, आज का जो मुंबई है उसी का पुराना नाम बम्बई है। ठीक है, तो ये बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? तो अगर कब हुई थी पूछ दिए तो आप बताएंगे 1854 में हुई थी। ठीक है, यह पहला सूती वस्त्र मिल था। भारत का पहला सूती वस्त्र मिल था। इस चीज को भी ध्यान से जान लेंगे। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? देखिए, गुटेनबर्ग ने ऐसे तो बाइबल की छपाई की थी। इसके पीछे का जो कहानी वो समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो ऐसे तो आंसर बिल्कुल आसान है कि बाइबल की थी, बट इसके पीछे की कहानी समझेंगे। गुटेनबर्ग ने क्या किया ना, जर्मनी में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया, उसका आविष्कार किया। और वहां पर सबसे पहला चीज जो उन्होंने छापा, वो तो उन्होंने किस चीज का छपाई किया? तो वो था बाइबल। ठीक है, इस चीज को समझेंगे, याद रखेंगे कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस चीज की प्रिंटिंग की? तो बाइबल की। कब की? अगर ये पूछ दे तो लिखेंगे आप 1448। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहाँ आया? अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो वो गोवा में आया। ठीक है, वो पुर्तगाली भारत आए थे अपने धर्म प्रचार के लिए, और साथ ही साथ क्या लाए थे? वो अपना प्रिंटिंग प्रेस भी ले आए थे। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने कुछ तो बेहतर आया था। अब आते हैं हम अपने दूसरे सेक्शन की ओर, भूगोल, ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लौह अयस्क से अगर हम उसमें से लोहा निकाल ले, तो फिर हम उसमें से दोबारा लोहा और नहीं बना सकते। इसका ये मतलब होता है कि एक बार उसमें से अब तुम्हें जो चाहिए था तुमने वो निकाल लिया, तो बस वो खत्म हुआ। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका जवाब अगर अधिक सिंचाई है। ठीक है, जवाब तो ये होगा। पर क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो ना, हरित क्रांति लाने के बाद अत्यधिक सिंचाई की गई, जिससे मिट्टी का लवणता क्या होगा? बढ़ गया, और इस वजह से वहां की जमीन क्या हो गई? खराब हो गई। ठीक, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किस मृदा मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या रेतीली? देखिए, काली मिट्टी को कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। ये उसके लिए सबसे उच्च कोटि की मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है, और यह महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्यों फेमस है? तो ये बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, और इस वजह से ये फेमस है। ठीक है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कार्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 15, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा? तो आप ध्यान रखेंगे नर्मदा। सरोवर, सरदार, ठीक है, नर्मदा, ये मिलता जुलता सा वर्ड है, तो इससे याद रखने में आसानी होगी। नर्मदा नदी पर बनाया गया था। ये सिंचाई और विद्युत ऊर्जा को का निर्माण के लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये भैया गुजरात में है। गुजरात के नर्मदा नदी पर ये बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी एक रबी फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, यहाँ पर रबी फसल कौन सा है? इसमें से रबी फसल हो जाता है मोटे अनाज, चना, दाना, कपास। चना हो जाता है, क्योंकि चना क्या होता है, इसे हम ठंडे के दिनों में लगाते हैं और वसंत ऋतु के बाद काटते हैं, जो कि हमें कुछ दिन पहले हमने देखा खेतों पे इसकी बुआई हुई थी, और अब ये कटने लगे हैं। तब थोड़ा बहुत मार्केट में मिलने भी लगे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस हिसाब से क्या हुआ, एक रबी फसल हो गया। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? तो भैया 17 नंबर का ऑप्शन आप देख लेंगे, इसका ये जो इसका आंसर होगा वो है असम। भारत में सबसे पहले कच्चे तेल की खोज असम के डिगबोई में हुई थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे, कहाँ असम में कहाँ हुआ था? तो डिगबोई, डिगबोई में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो पाया जाता है थोरियम। ये क्यों इसके लिए इसको हम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का चलिए एक छोटा सा कहानी समझ लेंगे। जो हमारा जो केरल वाला जो हिस्सा है, ठीक है, हमारे देश में जो केरल वाला हिस्सा है, तो केरल के समुद्री तटीय रेत जो है, उन रेतों में क्या मिलता है? मोनाजाइट पाया जाता है। और मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? थोरियम। और थोरियम कहाँ इस्तेमाल होते हैं? परमाणु ऊर्जा में। इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें इन्हें आज पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 19, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44, जो कि श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है। अगर ये आपका भारत का मैप हुआ, ठीक है, ये अगर भारत का मैप हुआ, तो ये मान के चलिए यहाँ से इसको जोड़ता है। समझ रहे कितना लंबा रास्ता निभा रहा है ये? तो इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कांडला पत्तन, ठीक है, जो कि बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है। तो ये आपका स्थित है आपके गुजरात में, ठीक है। ये बनाया क्यों गया था? पाकिस्तान और भारत अलग हुए, तो कराची बंदरगाह के कमी को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है, कांडला पत्तन बंदरगाह को। चलिए आते हैं हम नागरिक शास्त्र की ओर, सिविक्स की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है? इसमें से आपको जानना है तमिल, सिंहली, ईसाई या मुस्लिम। तो सिंहली, तमिल श्रीलंका में वहाँ के बहुसंख्यक कौन है? तो सिंहली है, ठीक है। और इनकी आबादी कितनी है? 74% है, ठीक है। चलिए और अगर इनकी धर्म की बात करें तो ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। 22, क्वेश्चन नंबर 22, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक है? तो ये डच भाषा बोलने वाले लोग क्या है वहाँ? बहुसंख्यक है। और इनकी संख्या कितनी है? 59%। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, दोनों, केंद्र और राज्य, या फिर नगर पालिका को? दोनों को है, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इसका हक है, तो दोनों को है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? कितने प्रतिशत? तो 44%। 44% लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था, और बिल्कुल सही बात कहा था उन्होंने। बस आज के समय में उसका अर्थ बदल चुका है, बट कहा सही था, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक धर्म नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाएं या फिर राज्यसभा? तो पंचायती राज संस्थाएं। कितनी कितनी सीट तो महिलाओं के लिए बुक की जाती है पहले ही, ठीक है, और उनमें सिर्फ महिलाएं लड़ती हैं। तो अगर बात करें कितने प्रतिशत, 33% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए बुक है भाई, रिजर्व है, आरक्षित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देता है चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो ये है बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये है उनका मुख्य प्रेरक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट आते हैं 29 की ओर। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है? बहुसंख्यों का शासन, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, अधिनायकवाद, या फिर निर्णय में देरी। देखिए व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा का जो गुण है ये हमारे लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड में। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है। अगर इसे अंग्रेजी में बोले तो हो जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें कानून में कोई फेरबदल करना है, नए कानून लाने हैं, तो इसमें आम जनता इसमें डायरेक्ट भागीदार बनती है। सीधे तौर पर आम जनता से भी इसके ऊपर उनका सुझाव भी लिया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पे आते हैं हम लोग। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी, विश्व बैंक, आरबीआई, या फिर यूनिसेफ? विश्व बैंक करता है ये, ठीक है, ये चीज विश्व बैंक करता है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर, ठीक, कौन सा राज्य सबसे पहले जारी किया? ये मध्य प्रदेश ने सबसे पहले किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1995 में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, ठीक है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या इनमें से कोई नहीं? ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। जितना भी
परिवहन है, ठीक है, बैंकिंग है, संचार है या शिक्षा, ये सभी क्या आती है? ये सभी जो उत्पादन में मदद करती है, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 34 में आते हैं। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? तो 100 दिनों का। कितने दिनों का? तो 100 दिनों का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई करता है ये। वैसे आरबीआई को बैंकों का बैंक, ठीक है, बैंकों का भी बैंक कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। 36 क्या हो गया? ऋण के औपचारिक स्रोत में कौन शामिल है? साहूकार, व्यापारी, बैंक या फिर रिश्तेदार? बैंक शामिल है, ये सिर्फ बैंक आएगा इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 में। ठीक है, 1995 से स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? ग्रामीण मजदूरों को, शहरी धनी उपभोक्ताओं को या छोटे उत्पादकों को या खेतीहरों को? तो शहरी धनी उपभोक्ताओं को हुआ है सबसे अधिक फायदा। कैसे? होता क्या है ना कि वैश्वीकरण के कारण बाजार में विकल्पों की भरमार हो गई। समझेंगे इस बात को, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा लाभ शहर के क्षेत्र में रहने वाले जो अमीर उपभोक्ता है उन लोगों ने उठाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। आईएसआई चिन्ह किसकी गुणवत्ता प्रमाणित करता है? खाद्य पदार्थ का, औद्योगिक उत्पाद का, गहने का या कपड़े का? ठीक है, तो इसमें से आ जाएगा आपके लिए औद्योगिक उत्पाद। ठीक है, जिसमें हमारे कौन कौन आते हैं, कौन कौन सी चीज आते हैं इसमें? जैसे बिजली के जितने भी सामान आते हैं वो आते हैं, मशीनरी जितने भी होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अगर खाद्य पदार्थ का बात करें जाए तो वो उसमें एजी मार्क होता है। ठीक, आईएसआई मार्क औद्योगिक उत्पाद के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कोपरा, ठीक है, कब लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ था 1986 में। यहाँ कुछ ज्यादा ही मॉडिफाई हो गया है, 1986 में। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा ये जो वीडियो है ये यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको इससे जानकारी मिले। ऐसे और भी कुछ वीडियोज हैं, एक एक करके मैं अगले, आप जब तक आपका एग्जाम सामने आता है तब तक 2-4 वीडियो मैं और इसे ऐसे बना दूंगा। सभी क्वेश्चंस जो इसमें लिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक वीडियो को रुक कर देख रहे हैं उनको मेरी ओर से थैंक यू। वीडियो में कमेंट करें, अपनी बातें रखें, पूछे, बताएं जो आपको सही लगता है। ठीक है, और अभी ज़्यादा इधर-उधर की बातें करने से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें और आप पढ़ें। मैं इसीलिए वीडियोज़ को सीधे मुद्दे पर बना रहा हूँ, वरना मुझे भांजने की बहुत गंदी आदत है, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस आप अभी पढ़ें। ठीक है? चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें। और हाँ, मैं अपनी बात फिर से कह देता हूँ कि मेरी दुआ है आपके लिए कि आपने जितनी तैयारी की आपका एग्ज़ाम उससे बेहतर जाए और जितना आप सोच रहे हैं आपका नंबर उससे बेहतर आए। चलिए इसी बात के साथ हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।